इस मूवी का स्टार टैटू वाले एक आदमी को दिखाते हुए होता है जिसका नाम टेत्सु था, जो कि कभी यकूजा गैंग का मेंबर हुआ करता था। लोग सचमुच उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे क्योंकि वो सुपर स्ट्रॉन्ग था और उसके साथ पंगा लेने वाले किसी भी आदमी को वो पीट सकता था, जिसकी वजह से लोग उसे इटर्नल ड्रैगन के नाम से जानते थे। लेकिन एक दिन वो ये डिसाइड करता है कि वो अब यकूजा का मेंबर नहीं रहेगा। वो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता था, इसलिए वो यकूजा गैंग से क्विट करके हाउस हस्बैंड बन जाता है। अब उसके दिन घर का काम करते हुए गुजर रहे थे। वो अपनी वाइफ मिकू के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाता था। मिकू अपनी फैमिली, जिसमें उनकी बेटी हिमावारी भी शामिल थी, उसे सपोर्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। एक सुबह जब मिकू और हिमावारी ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो उन्हें डाइनिंग रूम में एक बहुत बड़ा कॉकरोच नजर आता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डर जाती हैं। इसलिए टेत्सु उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉकरोच टेत्सु की छाती पे बैठ जाता है। ये देखकर मिकू उसे न्यूज़पेपर से हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक्सीडेंटली टेत्सु को हिट कर देती है। इस कॉकरोच इंसिडेंट के बाद टेत्सु मिकू और हिमावारी को घर से निकलने से पहले उनके लिए पैक किया हुआ खाना देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेत्सु अपने एक दोस्त मसारू से मिलता है। उनका काम ये था कि वो अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वालों से मंथली फीस कलेक्ट करते थे। टेत्सु अब भी अपनी टफ लुक से अपने नेबर्स को थोड़ा बहुत डराने की कोशिश करता था, क्योंकि वो मंथली फीस उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट थी, जो कैसल में सिक्योरिटी स्टाफ, फेस्टिवल्स और वहाँ मौजूद बागीचों की देखभाल के लिए थी। उस दिन उन्हें एक नई बिल्डिंग दिखाई देती है, इसलिए वो उसके ऑनर से फीस कलेक्ट करने पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो ऑनर असल में एक यकूजा बॉस कोंडो था। कोंडो को पहले तो रियलाइज नहीं होता कि टेत्सु पहले क्या काम करता था, लेकिन टेत्सु के जाने के बाद कोंडो का एक साथी उसे उसके बारे में बताता है। ये सुनकर वो नर्वस हो जाता है और उसे वो टाइम याद आता है जब वो गीले फर्श पर फिसल गया था। उस टाइम जब टेत्सु उसे फिक्स कर रहा था, जिसके कारण वो टेत्सु पे चिल्लाया था। प्रेजेंट टाइम में कोंडो को लग रहा था कि टेत्सु बदला लेने के लिए वापस आया है, इसलिए वो अपने लोगों को अलर्ट रहने का कहता है। मसारू, जिसे कोंडो के ग्रुप पे शक था, वो फौरन से इस बारे में एक लोकल यकूजा बॉस इग्विची को इन्फॉर्म करता है, जो कि पहले टेत्सु का भी बॉस हुआ करता था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे इग्विची की वाइफ हिबारी आ जाती है, जो कि खुद भी यकूजा में ही थी। वो अपने हस्बैंड को स्टोर पे काम करने के लिए कहती है, ताकि वो अपने लिविंग एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कुछ पैसे कमा सके। इसलिए इग्विची एक स्टोर पे सिक्योरिटी की जॉब करने लगता है, जबकि हिबारी उसी स्टोर पे कैशियर की जॉब करती थी। इसलिए उन्हें कुछ टाइम के लिए यकूजा के प्रॉब्लम से डील करना पोस्टपोन करना पड़ता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टेत्सु और उसकी फैमिली अपने पेट हैमस्टर को किसी को देने का सोच रहे थे, क्योंकि वो अब उसकी देखभाल नहीं कर सकते थे। टेत्सु उसे सड़क से गुजरने वाले किसी बंदे को देना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर शोटा आ जाता है और टेत्सु को उस हैमस्टर को अपनी जैकेट में छुपाते हुए देख लेता है। टेत्सु को देख के शोटा को लग रहा था कि उसके पास कोई वेपन हो सकता है, इसलिए वो उसकी तलाशी लेने का फैसला करता है। टेत्सु नहीं चाहता था कि वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाए, इसलिए वो छुपने के लिए उसी बिल्डिंग में चला जाता है जो कि कोंडो की थी, और अभी भी उसके हाथ में उसका पेट हैमस्टर भी था। हर किसी को लग रहा था कि टेत्सु कोंडो पे अटैक करने वाला है, इसलिए कोंडो के लोगों के साथ उसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन टेत्सु की मार्शल आर्ट स्किल्स काफी अमेजिंग थी, इसलिए वो कोंडो के लोगों को हरा देता है और पुलिस के वहाँ पहुँचने पर वो खिड़की के रास्ते भाग जाता है। पुलिस जो कि उससे बात करना चाहती थी, वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन एक पड़ोसी जो कि टेत्सु को जानता था, वो फौरन से इस बारे में इग्विची को बताता है। वो लोग टेत्सु को पुलिस से बचाने के लिए उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन टेत्सु इस दौरान गलती से मसारू से टकरा जाता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे घेर लेती है। टेत्सु यहाँ अपने पेट को अपनी जेब से निकालने की कोशिश करता है, जिसके कारण पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि वो अपनी गन निकाल रहा है, लेकिन टेत्सु जल्दी से उन्हें ये एक्सप्लेन करता है कि वो तो सिर्फ ये चाहता था कि कोई उसके पेट को अडॉप्ट कर ले। ये सुनकर पुलिस को रियलाइज होता है कि वो गलती पर है, इसलिए शोटा उससे कहता है कि वो उस हैमस्टर को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से टेत्सु खुश हो जाता है। टेत्सु जब घर वापस आता है तो वो काफी ज्यादा थक चुका था। मिकू ने आज परिवार के लिए डिनर प्रिपेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि मिकू तो बिल्कुल भी खाना नहीं बना सकती थी, यहाँ तक कि वो सब्जियों को भी ठीक तरह से नहीं काट सकती थी, लेकिन फिर भी वो खाना बनाने के लिए इंसिस्ट करती है। इसलिए टेत्सु चुपचाप उसे खाने का नाटक करता है, इसके बावजूद कि उसका टेस्ट बहुत ही खराब था। खाने के दौरान मिकू गर्मियों में छुट्टियों पे जाने की बात करती है, लेकिन टेत्सु ये सुनकर परेशान हो जाता है और उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली को खतरा हो सकता है, क्योंकि उसे लगता था कि यकूजा के दिनों
कि उसके दुश्मन अभी भी उसके खिलाफ ग्रज रखते थे, इसलिए उसे फैमिली वेकेशंस का आइडिया पसंद नहीं आता। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें घर के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। हिमावारी जब चेक करने के लिए जाती है तो उसे वहाँ एक छोटा बच्चा मिलता है जिसे कोई जानबूझ के वहाँ छोड़ गया था। टेट्सू और उसकी फैमिली इस खोज के कारण काफी हैरान थे, इसलिए वो उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए पुलिस को कॉल करने का फैसला करते हैं। लेकिन तब तक उन्हें उस बच्चे की देखभाल करना थी, इसलिए टेट्सू डायपर्स खरीदने के लिए स्टोर पे जाता है। वहाँ के एम्प्लॉयज जब टेट्सू को बहुत से डायपर्स खरीदते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके यहाँ एक और बच्चे का जन्म हुआ है। ये न्यूज जब इग्विची तक पहुँचती है तो वो सब टेट्सू को बधाई देने उसके घर आते हैं। टेट्सू उन्हें वहाँ देख के शॉक्ड हो जाता है और उन्हें सारी बात एक्सप्लेन करता है कि उन्हें वो बच्चा उनके घर के सामने से मिला है, इसलिए वो सब मिलकर उसकी देखभाल करने का फैसला करते हैं और उसका नाम रे रख देते हैं। रे जब से उनके घर आया था टेट्सू सचमुच खुश लग रहा था। वो और मसारू रे को पार्क ले आते हैं ताकि वो वहाँ अपनी एज के बच्चों से खेल सके, लेकिन टेट्सू को देख के उन बच्चों की मॉम्स डर जाती हैं और फौरन से अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। तभी टेट्सू को अपने एक दोस्त की कॉल आती है जिसे उसकी हेल्प की जरूरत थी क्योंकि यकूजा के कुछ लोग किंडरगार्टन स्कूल में आ गए थे। रे को मसारू के पास छोड़ के टेट्सू स्कूल की तरफ निकल पड़ता है जहाँ कोंडो के गैंग के कुछ लोग मिसा नाम की एक टीचर को कुछ पेपर साइन करने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे, लेकिन मिसा जो कि अपनी बात पे अड़ी हुई थी वो यकूजा ग्रुप पे चिल्लाती है। तभी वहाँ पे टेट्सू भी पहुँच जाता है जिसे देख के कोंडो के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। टेट्सू मिसा से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। वो उसे बताती है कि कोंडो के लोग इस स्कूल को खरीद के यहाँ एक सुपरमार्केट बनाना चाहते हैं, लेकिन जब से स्कूल ने ऐसा करने से इनकार किया है तब से उन्हें बहुत से थ्रेट्स का सामना है और ये सिचुएशन अब इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि सभी बच्चे यहाँ से चले गए थे और दूसरे स्कूलों में जाने लगे थे। मिसा की स्टोरी सुनने के बाद टेट्सू की दोस्त जिसने उसे यहाँ बुलाया था वो उसे स्कूल को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी हेल्प करने का कहती है क्योंकि टेट्सू अपनी मार्शल आर्ट स्किल से जाना चाहता था जिससे वायलेंस रुक सकता था। टेट्सू जब घर आता है तो वो मिकू से इस बारे में बात करता है जो कि उसे स्कूल को हेल्प करने देने पर मान जाती है, सिर्फ तभी जब वो वायलेंस यूज न करने का प्रॉमिस करता है। जिसके बाद वो अपने एक पुराने दोस्त तोरोजीरो से मिलता है जो कि खुद भी यकूजा का मेंबर हुआ करता था। टेट्सू उससे किंडरगार्टन स्कूल को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन जब वो इस बारे में बात कर रहे थे तो उनकी टफ पर्सनालिटीज को देख के ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं। तोरोजीरो की छोटी बहन कोहारो जब ये देखती है तो वो उन्हें रोकने के लिए टेट्सू पे अटैक कर देती है, लेकिन टेट्सू उसके अटैक को आसानी से डॉच कर लेता है। पर टेट्सू के इतना करीब आने के कारण कोहारो के मन में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। घर पे मसारू मिकू से बात कर रहा था इस बारे में कि रे काफी हद तक टेट्सू जैसा दिखता था और उसे लग रहा था कि वो किसी और औरत से टेट्सू का बच्चा हो सकता है, लेकिन मिकू को उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो ये सोचने पर ही उसे थप्पड़ जड़ देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुद भी डाउट होने लगा था। अगले दिन हम देखते हैं कि किंडरगार्टन को प्रोमोट करने के लिए टेट्सू और मसारू मिसा की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अट्रैक्ट कर सकें और स्कूल को बंद होने से बचा सकें, इसलिए वो यहाँ प्रोमोटिंग वीडियो के लिए मॉडल्स बने हुए थे। लेकिन टेट्सू का टफ फेस वीडियो को कुछ ज्यादा अपीलिंग नहीं बना रहा था, जिसकी वजह से मिसा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो जब उस वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो कोहारू उसे देख के फौरन से वहाँ पहुँच जाती है ताकि वो किंडरगार्टन में टीचिंग के जॉब के लिए अप्लाई कर सके और टेट्सू के करीब हो सके। टेट्सू स्कूल में रे को पहले स्टूडेंट के तौर पे इनरोल करता है जिसकी जल्द ही कोहारू से दोस्ती हो जाती है। ये देखकर मसारू और ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है कि शायद मसारू ही वो औरत है जिसके साथ टेट्सू रहा होगा जो कि प्रेग्नेंट हुई और उससे रे पैदा हुआ, इसलिए वो ये सब कुछ शेयर करने के लिए चुपके से मिकू को कॉल करता है जिससे मिकू को अपने पति पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। अगले दिन एक यकूजा ग्रुप जिसे ओशिरो यामा लीड कर रहा था वो किंडरगार्टन पहुंच जाता है, जिन्हें देख के टेट्सू उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ओशिरो यामा जब टेट्सू को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि वो तो सिर्फ अपने ग्रैंडसन को यहाँ इनरोल करवाने आया है। वो चाहता था कि टेट्सू उसके ग्रैंडसन की देखभाल करे, जिसके लिए टेट्सू मान जाता है। यानी कि उस स्कूल में अब एक और स्टूडेंट आ गया था। जिसके बाद मिकू जो कि कोहारो के बारे में क्यूरियस थी वो भी स्कूल पहुंच जाती है ताकि वो उसके बारे में जान सके जिसे टेट्सू उससे छुपा रहा था। इस बात को लेकर मिकू और कोहारो यहाँ एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगती हैं और स्कूल के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए एक दूसरे को चैलेंज करती हैं, जबकि टेट्सू को उनके बीच मेडिएट करने में काफी मुश्किल का सामना था। जल्द ही स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है जिससे और ज्यादा मजेदार
मजेदार बनाने के लिए इग्विची का याकुजा ग्रुप भी उसमें शामिल हो जाता है। मिकू, कोहारू और बाकी सब टाइटल के लिए कम्पीट करने को तैयार हो जाते हैं और हिबारी के बेल बजाते ही ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मिकू के ग्रुप ने कोहारू का हेयर बैंड हथियाना था और काफी ज्यादा एफर्ट के बाद मिकू कोहारू का हेयर बैंड उतारने में कामयाब हो जाती है और ये कंपटीशन जीत जाती है। इस वुमेन कंपटीशन के बाद ये फेस्टिवल उस टाइम और ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है जब हर कोई रे और ओशिरो यामा के ग्रैंडसन की रेस में उन्हें इनकरेज कर रहा था। दूसरी तरफ कोंडो उस स्पोर्ट्स फेस्टिवल की वीडियो ऑनलाइन देख के फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो स्कूल अभी भी स्मूथ तरीके से चल रहा था, इसलिए वो अगले दिन अपने गैंग के साथ खुद भी स्कूल विजिट करने का डिसाइड करता है। लेकिन उसे यकीन था कि टेट्सू उसे पहचान लेगा, पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो टेट्सू उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता, जिसके कारण सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस हो जाती है और कोंडो टेट्सू पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोहारो पहले ही उस पे अटैक करके उसे ऐसा करने से रोक लेती है, जिसके कारण कोंडो कोहारो को पकड़ने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। कोहारो उनके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन टेट्सू उसे रोक लेता है और उसे काम डाउन करता है। कुछ टाइम गुजर जाता है और अब मिसा के स्कूल में स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे थे और स्कूल को सुरक्षित रखने में हेल्प करने पर मिसा टेट्सू की शुक्रगुजार थी, जिसे रे की देखभाल करते हुए देखकर उसे पारिवारिक गर्मजोशी का एहसास होता है। मिकू जब देखती है कि उसका पति कितना ज्यादा खुश है तो वो भी उसकी वहाँ मौजूदगी से खुश हो जाती है, लेकिन उसे अभी भी कोहारो पे शक था, इसलिए वो उसे प्राइवेट चैट के लिए इनवाइट करती है। मिकू यहाँ उससे पूछती है कि क्या वो वाकई में रे की माँ है, लेकिन कोहारो उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है कि ना वो कभी प्रेग्नेंट हुई है और ना उसका कोई बच्चा है। ये सुनकर मिकू की सांस में सांस आती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि कोहारो के दिल में टेट्सू के लिए फीलिंग्स हैं, जिसकी वजह से वो फिर से आर्ग्यू करने लगती है, तब तक जब तक के कार स्कूल के गेट से टकरा के उन्हें चौंका नहीं देती। इसलिए हर कोई ये देखने के लिए भागता है कि वहाँ क्या हुआ है। असल में उस गाड़ी में मौजूद कुछ मास्क पहने हुए लोग हिमावारी और रे को किडनैप करने आए थे। मसारू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे नीचे फेंक के वहाँ से भाग जाते हैं। मसारू इस दौरान इंजर्ड हो गया था, तभी मिसा वहाँ पे गाड़ी लेके आती है और टेट्सू और तोरोजिरो को अंदर बैठने के लिए कहती है ताकि वो किडनैपर्स का पीछा कर सके, जबकि कोहारो बाइक पे उनके पीछे थी। मिसा जब किडनैपर्स की गाड़ी तक पहुँचती है तो टेट्सू उनकी गाड़ी में जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वो गाड़ी के दरवाजे से लटक जाता है, जिसके बाद तोरोजिरो भी किडनैपर्स की गाड़ी पे जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन रोड बैरियर को हिट करने के कारण वो कोहारो के बाइक पे आ गिरता है। जबकि इस दौरान टेट्सू आखिरकार किडनैपर की गाड़ी में एंटर होने में कामयाब हो गया था। वो सभी किडनैपर्स को मार गिराता है और रे और हिमावारी को बचा लेता है। इसके बाद वो सब हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ मसारू के सर में लगी गहरी चोट का ट्रीटमेंट हो रहा था और अभी तक उसे होश नहीं आया था। टेट्सू अब काफी ज्यादा गुस्से में था और उसे लग रहा था कि इस किडनैपिंग के पीछे कोंडो है। वो वायलेंस से बचने का अपना वादा नहीं निभा सकता था, इसलिए वो मिकू को गुड बाय कह के तोरोजिरो के साथ कोंडो के ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो कोंडो के लोग उनसे फाइट के लिए तैयार थे, लेकिन टेट्सू कोंडो को किसी खास लोकेशन पे मिलने का चैलेंज करता है, जिसे कोंडो बगैर किसी डर के एक्सेप्ट कर लेता है। बड़ी लड़ाई से पहले टेट्सू और उसके दोस्तों ने सब कुछ तैयार करना शुरू कर दिया था। मसारू को भी होश आ चुका था, जो कि उन्हें ज्वाइन कर लेता है और वेपन सेलेक्ट करने और गन पाउडर खरीदने में उनकी हेल्प करने लगता है। पूरे शहर में कोंडो और टेट्सू की इस आने वाली लड़ाई की गूंज थी। इधर कोंडो के लोग उसे इन सब प्रिपरेशंस के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। तभी वहाँ पे ओशिरो यामा आता है, जो कि टेट्सू से फाइट करने के लिए कोंडो के साथ टीम बनाना चाहता था, क्योंकि याकुजा के उस पुराने मेंबर से उसकी पहले से ही दुश्मनी थी। दूसरे याकुजा ग्रुप्स की सपोर्ट से कोंडो अब टेट्सू को हराने के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था। लड़ाई वाले दिन टेट्सू मिकू को गुड बाय कहता है, जिसे उम्मीद थी कि वो नई भावना के साथ वापस लौटेगा, जबकि दूसरी तरफ कोंडो और उसके साथी बैटल ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें जब आतिशबाजी की आवाज सुनाई देती है तो उन्हें लगता है कि टेट्सू की फोर्स ने उन पे गोली चलाई है। धुआं जब साफ होता है तो कोंडो टेट्सू पे गन तान लेता है, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होता है कि असल में वो एक कल्चरल फेस्टिवल मना रहे थे, जिसे देख के कोंडो को गुस्सा आता है और वो ओशिरो यामा को अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन ओशिरो यामा उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और यहाँ ये रिवील करता है कि वो तो एक अंडरकवर स्पाई है, जो कि काफी टाइम से कोंडो के इलीगल कामों के खिलाफ एविडेंस इकट्ठी कर रहा था। इसलिए उसने उन सबको पुलिस से अरेस्ट करवाने का प्लान बनाया था, जो कि पहले ही फेस्टिवल में पहुंच चुके थे। इस ट्रैप और धोखे के कारण कोंडो गुस्से से पागल हो जाता है और टेट्सू और उसके साथियों को मार गिराने की धमकी देता है। टेट्सू उसकी एरोगेंस को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए टेट्सू और कोंडो के ग्रुप्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब टेट्सू का ग्रुप कोंडो के लोगों के सामने
सामने स्ट्रगल कर रहा था तो कोहारो अपनी यूनिक बाइक पे हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाती है। इसी दौरान कोंडो टेट्सू पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टेट्सू यहाँ अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स के कारण उस याकुजा लीडर को आसानी से हरा देता है। कोंडो के ग्रुप को हराने के बाद फेस्टिवल में मौजूद सभी लोग सुख का सांस लेते हैं, जिसके बाद टेट्सू कोंडो से अपनी बेटी और रे की किडनैपिंग के बारे में पूछता है, लेकिन कोंडो उसे बताता है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। जल्द ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, जो कि रे की किडनैपिंग के आरोप में टेट्सू और मिकू को पकड़ने आए थे, जिसके कारण वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो तो रे की पूरी तरह से देखभाल कर रहे थे उस टाइम से जब से वो उन्हें मिला था। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि रे की किडनैपिंग के पीछे 2 अननोन आदमी थे, जिन्होंने रे के पेरेंट्स से रैंसम लेने के लिए उसे किडनैप किया था। लेकिन पुलिस को देख के उन्होंने रे को करीबी एक घर के बाहर छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर से रे को किंडरगार्टन स्कूल के बाहर से किडनैप करने की कोशिश की थी। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि टेट्सू और मिकू को छोड़ दिया जाता है, जो कि यहाँ रे को गुड बाय कहते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के पास वापस जाने वाला था, और वो दुखी दिल के साथ मसारू को रे को उसके घर ले जाते हुए देख रहे थे। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टेट्सू हाउस हस्बैंड के तौर पे अपनी फैमिली के पास वापस लौट जाता है, जो कि अपनी छोटी सी फैमिली के साथ काफी खुश था। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।